दोस्तों आज हम अर्थशास्त्र के 25 क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं। भाइयों ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूरे अर्थशास्त्र से संबंधित हैं और आपको इनको देखना है कि आप इनमें से कितने कर सकते हैं। अभी तक हम अर्थशास्त्र में कुछ चीजें पढ़ा चुके हैं, कुछ नहीं पढ़ाया है, लेकिन हमने इन 25 प्रश्नों में सभी चीजों को कवर किया है भाई। ठीक है, एक बात और भाई, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बच्चे वो पढ़ते हैं जो उनको अच्छा लगता है, वो नहीं पढ़ते जो उनके लिए अच्छा होता है। तो मेरी जो पिछली वीडियो थी जो कि मांग का नियम और मांग की लोच से संबंधित थी, तो बहुत सारे भाइयों को इकोनॉमिक सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, तो उसका जो व्यूज थे वो बहुत कम रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या यार ये बताइए, क्या आपके लिए जरूरी नहीं है? क्या इकोनॉमिक्स आती नहीं है? तो आपको ये देखना है कि भाई आपके लिए जो अनिवार्य है उसको जरूर पढ़िए। जैसे कि अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इकोनॉमिक्स हमारा कमजोर है और हम उसी से दूर भागते रहेंगे तो सही कैसे होगा भाई? ठीक है, तो अपने आप को धोखा मत दीजिए। अभी मैं 25 सवाल दूंगा तो कुछ भाइयों को शुरू के 2-4 अच्छे लगेंगे, बाद में जैसे ही 1-2 सवाल उनके पसंद का नहीं आया तो वो स्किप कर देंगे। तो क्या ये सोच कर देखिए, क्या हर सवाल आपकी पसंद का आता है एग्जाम में? थोड़ा सा सोच कर देखना भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं और आप भी कॉपी पेन उठाइए, चाहे तो बीच में वीडियो को पॉज करके और आप आंसर दे सकते हैं। ओके, तो पहला सवाल भाई, आर्थिक क्षेत्रकों का भारत की जीडीपी में उनके योगदान के आधार पर घटते क्रम में सही अनुक्रम कौन सा होगा? भारत की जीडीपी में उनके योगदान के आधार पर घटते क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो भाई ट्राई कीजिए आप। सही आंसर है बी। वर्तमान स्थिति में सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा हमें कमाई दे रहा है, सेकंड है उद्योग और थर्ड है कृषि। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि मांग वक्र क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल अक्ष के समांतर हो, यदि मांग वक्र क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल अक्ष के समांतर हो तो मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी और डिमांड होती है। भाई ये मांग की लोच वाले चैप्टर में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था कि किस तरह से आपको बताना है। इसका आंसर है डी, असीमित। एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहां पर इस बारे में, क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। यदि क्षैतिज अक्ष के समांतर होगा तो असीमित, और अगर ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी जो वर्टिकल होता है यानी वाई अक्ष होता है उसके होता तो आंसर होता 0। ओके भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। वर्तमान में 200 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ट्राई कीजिए भाई। वर्तमान में 200 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही आंसर है डी। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने जल्दबाजी में रिजर्व बैंक के निदेशक देख दिया होगा, क्योंकि बहुत सारे भाई इतनी जल्दी करते हैं कि वो पूरे ऑप्शन भी नहीं पढ़ते। तो रिजर्व बैंक के निदेशक और रिजर्व बैंक के गवर्नर में गवर्नर हस्ताक्षर करेगा, निदेशक यानी डायरेक्टर नहीं करेगा भाई। डायरेक्टर तो काफी नीचे होता है, पहले गवर्नर होते हैं, फिर डिप्टी गवर्नर होते हैं और फिर डायरेक्टर्स होते हैं। एक बात और, जब इसके बारे में उठा दिया हमने तो गवर्नर के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा होगा। तो रिजर्व बैंक में क्या कोई महिला गवर्नर बनी है? अभी तक कोई महिला रिजर्व बैंक की गवर्नर नहीं बनी है। पहली चीज, रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी के.जे. उदेसी। डिप्टी गवर्नर कह रहे हैं सर, याद रखना। रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर के.जे. उदेसी थी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, छिपी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ इनमें से क्या होता है? छिपी बेरोजगारी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ इनमें से क्या होता है भाई? अब देखते हैं। तो पहला है श्रमिक को कुछ समय के लिए काम मिलना, दूसरा है श्रमिक को योग्यता से कम काम मिलना, श्रमिक छिपकर काम करते हैं, या श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। ट्राई कीजिए भाई। ओके, इसका सही आंसर है डी। इसको हम छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति संलग्न हो
यदि किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति संलग्न होते हैं तो उसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं। मान लिया किसी कार्य में 10 व्यक्तियों की आवश्यकता और 12 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 15 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो वहां पर छिपी बेरोजगारी है। कृषि में मुख्यतः यही देखने को मिलता है। समझिए सर, कोई परिवार है जिसमें 7 मेंबर हैं और वो सारे के सारे कृषि कर रहे हैं। परिवार में 7 मेंबर है, सभी कृषि कर रहे हैं और उनके पास कोई खेत है। मान लिया इस बार उनकी फसल होती है 100 क्विंटल, ठीक है। 7 मेंबरों ने काम किया परिवार के और उनकी जो है फसल होती है 100 क्विंटल। पता चलता है उस परिवार के एक सदस्य का चयन आर्मी में हो गया, वो ट्रेनिंग पर चला गया, एक सदस्य है, ठीक। अब रह गए 6 सदस्य और 6 सदस्यों ने भी काम किया तो भी काम उतना ही हुआ। तो पता चला कि प्रोडक्शन फिर भी 100 क्विंटल ही रहा। तो इसका मतलब जो एक सदस्य था वो बेरोजगारी से ग्रसित मान सकते हो उस समय। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि 6 की आवश्यकता थी और 7 लगे हुए थे। तो वो जो एक सदस्य है उसकी सीमांत उत्पादकता, उसकी उत्पादकता कितनी थी? 0 थी, यानी आवश्यकता से फालतू लगा हुआ था ना। तो जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हुए हो तो उसे छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं और इसे में सीमांत उत्पादकता 0 हो जाती है। क्लियर हो गया भाई? लिख लेते हैं, यदि किसी काम में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति संलग्न हो या लगे हुए हों, इन्वॉल्व हों, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। और ये तो सिंपल भाषा है, ये इकोनॉमिक्स की भाषा है कि उसमें श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 हो जाती है भाई। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए भाई। भारत में दशमलव प्रणाली की मुद्रा का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन 51, 1957, 1969, 1991। ओके भाई, इसका आंसर है बी, 1957। दशमलव प्रणाली के जो सिक्के हैं, करेंसी है, वो 1957 ईस्वी में चलाई गई। इसका मतलब क्या था? इससे पहले 1957 से पहले भारत में आना चलता था, 4 आना, 12 आना, 8 आना। मालूम होगा आपको कि भैया 16 आने मिलकर 1 रुपया हुआ करता था। ये 1957 से पहले था। लेकिन 1957 में क्या किया गया? 1957 में किया गया 1 रुपए के 100 टुकड़े किए गए, 1 रुपए में 100 पैसे बनाए गए। ये 1957 में हुआ। इसी को डेसिमल सिस्टम या मीट्रिक प्रणाली या दशमलव प्रणाली कहा जाता है। मीट्रिक प्रणाली या दशमलव प्रणाली किसको बोलते हैं? समझ में आ गया भाई? ओके, 1957 में। याद रखना, ये जो मीट्रिक सिस्टम होती है, ध्यान से सुनना, मैं भी आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। मैं मीट्रिक सिस्टम नाप तोल के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, दशमलव प्रणाली उसके लिए रुपए के लिए करते हैं, लेकिन हमें क्योंकि दोनों चीजें क्लियर करनी है तो यहां पर दोनों को बताते हैं हम। तो 1957 में क्या हुआ? रुपए की या मुद्रा की दशमलव प्रणाली शुरू हुई और नाप तोल की दशमलव प्रणाली दशमलव प्रणाली 1958 में शुरू हुई। इसका मतलब क्या है भाई? 1 वर्ष बाद 1958 में इन्होंने ग्राम और किलोग्राम का प्रयोग करना शुरू किया। ठीक है, 1 किलोग्राम में 100 ग्राम हो, 1000 ग्राम होंगे, ऐसा व्यवस्था 1958 में की गई भाई। ओके, तो समझ में आ गया। 1957 में रुपए की दशमलव प्रणाली या सिक्कों की दशमलव प्रणाली शुरू हुई। उसके 1 वर्ष बाद 1958 में क्या हुआ सर? 1958 में नाप तोल की दशमलव प्रणाली शुरू हुई। ये दोनों चीज क्लियर रखना भाई, 57 और 58 में। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा बेमेल है? कुछ पुस्तक दी गई हैं और उधर उनके लेखक दिए गए हैं। ट्राई कीजिए भाई, ऑप्शन लिख लेना आप अपना। ठीक है, प्लानिंग एंड द पुअर BS मिन्हास, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया M विश्वेश्वरैया, अर्थशास्त्र एडम स्मिथ, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। बहुत आसान बनाकर दिया मैंने इस सवाल को, क्योंकि सभी जानते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी थी, एडम स्मिथ ने नहीं लिखी, कौटिल्य ने लिखी। तो इतना आसान देने का मेरा औचित्य क्या है?
इतना आसान सवाल पूछने का एक कारण है। इतना आसान ये इसलिए कि देखिए अरशास के साथ एडम स्मिथ भी जुड़े हुए हैं। बाकी ये 3 पुस्तक और उनके 3 राइटर ठीक है, आप नोट कर लेना, अगर एक को भी नहीं जानते तो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अर्थशास्त्र और एडम स्मिथ देने का कारण ये रहा कि सभी जानते हैं अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है और अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य या चाणक्य को माना जाता है। तो देखिए भाई थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लैंग्वेज पर ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, राइटर ऑफ इकोनॉमिक या राइटर ऑफ अर्थशास्त्र कौटिल्य। समझ में आ गया भाई? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है, क्योंकि जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी उसका सब्जेक्ट क्या था? नागरिक शास्त्र। कौटिल्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक का सब्जेक्ट था नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र भैया। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का विदेशी व्यापार कुल विदेशी व्यापार का लगभग कितने प्रतिशत है? भाई ट्राई कीजिए, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। सही आंसर है 2%। लगभग 2% हिस्सेदारी हमारी भी है पूरे वर्ल्ड के व्यापार में, लगभग है भाई ये। ओके, ये तो आप भी समझते होंगे कि हर साल थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, तो लगभग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डंकल प्रस्ताव और उरुग्वे समझौता किससे संबंधित है? उरुग्वे दौर की वार्ता और डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित था? ट्राई कीजिए भाई। ऑप्शन WTO, विश्व बैंक, नाभिकीय समझौता या शेयर बाजार। सही आंसर है भाई ए, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। तो 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना होती है भाई। तो WTO जो था वो क्या था, उसको भी हल्का सा समझ लेते हैं। और ये डंकल क्या था? एक संस्था हुआ करती थी गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स एक गेट नाम की एक संस्था हुआ करती थी, उसके अध्यक्ष थे डंकल। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव के तहत उरुग्वे की दौर की वार्ता हुई और उरुग्वे दौर की वार्ता में उस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाकर WTO बना दिया गया। कब भाई? 1995 में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। WTO की स्थापना कब हुई? पहला सवाल यह बनता है। दूसरा सवाल यह बनता है कि WTO ने किसको प्रतिस्थापित किया? गेट को प्रतिस्थापित किया। ठीक है। तीसरा सवाल यह बनता है कि डंकल प्रस्ताव किससे जुड़ा हुआ है? वो आपके सामने है ही है। तो और कई तरह से घुमा फिरा कर सवाल बन सकते हैं भाई। ओके, आर्थर डंकल नाम के व्यक्ति थे, आर्थर डंकल, जिन्होंने इस प्रस्ताव को सबके सामने रखा था। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? पहला ऑप्शन इटली, जर्मनी, इंग्लैंड या फ्रांस। ट्राई कीजिए भाई। इटली, जर्मनी, इंग्लैंड या फ्रांस। ओके भाई, सही आंसर है भैया इंग्लैंड। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन याद रखना भाई, अगर पुनर्जागरण पूछे तो सबसे पहले पुनर्जागरण इटली में हुआ था, इसलिए हमने ये सवाल निकाला आपके लिए। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में होती है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से होती है। और औद्योगिक क्रांति ही वो कारण था जिसने इंग्लैंड को उस समय विश्व विजेता बना दिया था, क्योंकि इसकी औद्योगिक क्रांति ज्यादातर मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था इसने। पावर लूम, सभी जगह हैंडलूम चल रहा था, ये पावर लूम हो शुरू कर दिया था और कई सारी मशीनें इन्होंने प्रयोग करनी शुरू कर दी थी, जिससे इनका व्यापार बहुत बढ़ गया। और व्यापार बढ़ने से नतीजा ये हुआ, इनके पास पैसा बहुत आया और उस पैसे से इतने शक्तिशाली हो गए, विश्व के अधिकांश देशों पर कब्जा कर लिया। भारत का पर भी इन्हीं का कब्जा रहा था, सभी जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई है भैया। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है UNO, यूनिसेफ, यूनिडो, UNDP। ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। मानव विकास सूचकांक UNDP यानी ऑप्शन डी, UNDP द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, मानव विकास सूचकांक UNDP सभी जानते होंगे, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है फुल फॉर्म।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो मानव विकास सूचकांक है किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक। महबूब उल हक नाम के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी। ओके, अगले सवाल पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कीजिए भाई। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा कहलाती है। दूसरा, जिसकी आपूर्ति से मांग अधिक हो हार्ड करेंसी कहलाती है। जिसकी आपूर्ति से मांग कम हो सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। ऑप्शन दे रखे हैं केवल एक, दो, तीन या तीनों कथन सही है। ट्राई कीजिए भाई। सही आंसर है डी, तीनों कथन सही हैं। नोट कर लेना, तीनों कथन की एक तरह से मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं, ठीक है? ओके भाई। क्वेश्चन नंबर 12, नाबार्ड संस्था की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई? नाबार्ड संस्था की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई? स्वर्ण सिंह समिति, नरसिंगन समिति, वांचू समिति या शिवरामन समिति? ट्राई कीजिए भाई। ठीक है भाई, आंसर है डी, शिवरामन समिति। नाबार्ड संस्था की स्थापना 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर। अब देखिए ये जो हमने ऑप्शन लिखे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। ये और ये कंफ्यूज करते हैं, ए और डी। स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य से जुड़ी हुई है। ओके, हमारा जो 42वां संशोधन हुआ था और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ था संविधान में, ये वाला, ठीक। दूसरा, अगर नरसिम्हन समिति की बात करें तो बैंकिंग सुधार के बारे में है। वांचू समिति कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म, बैंक रिफॉर्म, मौलिक कर्तव्य है। और शिवरामन समिति क्या है भैया? नाबार्ड। 1982 कब हुई? 1982 में। ठीक है, हम हर सवाल के थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करके चल रहे हैं, तो उसको भी जो हम बता रहे हैं उस पर भी उसको भी नोट करते हुए चलें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 13, बिग पुश थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? ट्राई कीजिए भाई। महबूब उल हक, गुन्नार मिडल, रोजिस्टिन रोडान या जेएम किन्स? ओके सर, सही आंसर है सी, बिग पुश थ्योरी या बड़े धक्के का सिद्धांत आर रोडान या रोजिस्टिन रोडान ने दिया। गुन्नार मिडल का जो था वो था बैकवाश प्रभाव। बैकवाश प्रभाव गुन्नार मिडल ने दिया। बिग पुश थ्योरी रोजिस्टिन रोडान के द्वारा दी गई। क्लियर है यहां तक भाई? क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या होता है? विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या है? ठीक है, किस कारण किया जाता है? ऑप्शन, निर्यात को बढ़ाना, आयात को कम करना, मुद्रास्फीति का नियंत्रण या काले धन पर नियंत्रण। ठीक है भाई, आंसर है डी। बता चुका हूं मैं पिछली वीडियो में आपको कि विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है, और आयात निर्यात वाला जो था दूसरा क्या था? अवमूल्यन था भाई। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा सवाल है, आसान भी है। शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसकी देन है? शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसकी देन है? रिकार्डो, जेएस मिल, पीटर पायर या जेबी से? ओके, सही आंसर है भाई सी, पीटर पायर। पीटर पायर ने शून्य आधारित बजट दिया, लेकिन भारत में शून्य आधारित बजट की बात करें तो राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत कराई। भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत किसके द्वारा की गई? उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, उन्होंने शून्य आधारित बजट की शुरुआत कराई हमारे। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आयकर किस प्रकार का कर है? भारत का जो इनकम टैक्स है उसका टाइप क्या है? कौन से टाइप का कर है? बहुत अच्छा सवाल है, आईएएस में एक बार पूछा गया था ये। ओके, इसी तरह से बनाकर पूछा गया था। ऑप्शन है, आनुपातिक प्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर, प्रतिगामी प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर। ओके भाई, आंसर है प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर। आंसर है प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर, क्योंकि प्रत्यक्ष कर है ये तो सभी जानते हैं इनकम टैक्स, अप्रत्यक्ष तो है ही नहीं। दूसरी बात, प्रगतिशील कैसे है? देखिए हमारे यहां पर टैक्स स्लैब बने हुए हैं कि भैया चलो सपोज करो 5 लाख तक 10%, फिर 7 लाख तक 15%, फिर 10 लाख तक या 12 लाख तक 20%, इस तरह से बना हुआ है। तो जैसे जैसे इनकम
इनकम बढ़ती चली जाएगी तो टैक्स की परसेंट भी बढ़ती चली जाएगी भाई। समझ में आ गया? जिसकी इनकम कम है उसको कम टैक्स देना है, परसेंट में भी कम, रुपए में तो खैर कम ही बनेगा लेकिन परसेंट में भी कम देना है, और जिसकी इनकम ज्यादा है उसको ज्यादा परसेंट टैक्स देना है। इसको प्रगतिशील कर बोलते हैं। आय बढ़ने के साथ साथ टैक्स की प्रतिशतता बढ़ती चली जाती है, वो प्रगतिशील कर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? सिंपल सा सवाल है। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आंसर है ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह स्थिति जिसमें किसी फर्म को ना लाभ हो रहा हो और ना हानि हो रही हो क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं भाई? ट्राई कीजिए। ऑप्शन एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, ब्रेक इवन बिंदु, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है भाई सी, ब्रेक इवन बिंदु। ऐसी स्थिति जिसमें किसी फर्म को ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो उसे ब्रेक इवन बिंदु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व अर्थात करों से प्राप्त धन के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व अर्थात करों से प्राप्त राजस्व के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? ऑप्शन योजना आयोग, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलेगा। आंसर है बी, वित्त आयोग। देखिए, इसको सिंपल भाषा में कहिए, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा। राजस्व का मतलब जो टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट पैसा उगा रही है उसको किस तरह किस राज्य को कितना दिया जाएगा, किस केंद्र के पास कितना रहेगा, ये सब निर्धारण वित्त आयोग करता है। इसकी सिफारिश वित्त आयोग करता है। ओके भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसी बैंक द्वारा दूसरे विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा में खोला गया खाता क्या कहलाता है? नोस्ट्रो अकाउंट, हवाला, एफडीआई, या क्रेडिट अकाउंट? आंसर है भैया ए, नोस्ट्रो अकाउंट। आंसर ए, नोस्ट्रो अकाउंट। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। आवश्यक वस्तुओं का संकट काल के लिए भंडारण क्या कहलाता है? ऑप्शन है एक्स्ट्रा स्टॉक, फ्यूचर स्टॉक, बफर स्टॉक, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है भाई सी, बफर स्टॉक। जैसे गेहूं और चावल की बात करें, अगर सरकार इनका स्टॉक करती है संकट काल के लिए, फ्यूचर के लिए, ऐसी स्थिति को उसको बोलते हैं बफर स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 22, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी का अर्थ क्या है? ट्राई कीजिए भाई, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है डी, आयात निर्यात दोनों बंद। ऐसी व्यवस्था जिसमें आयात भी बंद हो, निर्यात भी बंद हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं भाई। ओके, अगले सवाल पर चलते। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में नवरत्न का दर्जा किस प्रकार की कंपनी को दिया जाता है? ए, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, बी, निजी क्षेत्र की कंपनी, उपरोक्त दोनों क्षेत्रों की कंपनी, सी में उपरोक्त दोनों क्षेत्रों में से किसी को नहीं। ट्राई कीजिए भाई। ठीक है भाई, सही आंसर है ए, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। देखिए, भारत में नवरत्न और महारत्न का दर्जा जो दिया जाएगा वो सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट वाली जो कंपनियां होती है उन्हीं को दिया जा सकता। प्राइवेट कंपनियों को नवरत्न महारत्न नहीं कहते हम, ये विशेष ध्यान रखना है। यानी कि हमारी गेल, भेल, एनटीपीसी, एनएचपीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी वगैरह, इनको सभी को नवरत्न दिया जा सकता है, लेकिन रिलायंस, बजाज, विप्रो, आईटीसी, इन सभी को हम, क्योंकि ये निजी क्षेत्र की होगी है, तो इनको हम नवरत्न क्षेत्र का दर्जा नहीं दे सकते हैं भाई। ओके, केवल सार्वजनिक क्षेत्र या जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उनको हम नवरत्न कह सकते हैं, नवरत्न का दर्जा दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। सबसे पहली वीडियो में हमने आपको राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था, अगर आपने उसको ध्यान रखा होगा तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? पहला ऑप्शन है जीएनपी प्लस मूल्यह्रास, दूसरा ऑप्शन है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, तीसरा जीडीपी प्लस मूल्यह्रास, और चौथा है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ओके, आंसर है भाई बी, जीएनपी में से मूल्यह्रास घटाएं तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी प्राप्त होता है।
ओके, लास्ट सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 25। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा घोषित किया जाता है? एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा घोषित किया जाता है? भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय किसान आयोग, नीति आयोग या कृषि लागत और मूल्य आयोग? ओके भाई, इसका आंसर है भैया डी, कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। एक सवाल और ध्यान रखना, अभी हमने एक सवाल पूछा था जिसमें बफर स्टॉक के बारे में बताया था। बफर स्टॉक इसके द्वारा संरक्षित किया जाता है। बफर स्टॉक किसके द्वारा रखा जाता है? भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के द्वारा। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है भाई। देखिए भाई, अभी हमने आपसे 25 क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ भाइयों को लगे कि ये तो अजीब से कुछ सवाल आ गए हैं, लेकिन एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। 25 के 25 सवाल बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी एक और अपील है, इन सभी सवालों को समझना, रटना मत भाई। ठीक है, अगर इनसे जुड़े हुई पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी है हमारी इकोनॉमिक्स की, तो उन सभी को देखना, तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और बाकी जो चीजें रह रही हैं इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई, आगे आने वाली वीडियो में आपको वो क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, हमारी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर दी हमने लास्ट में आकर, क्योंकि हम चाह रहे थे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, उसको भी देखते हुए बोर हो जाते हैं, इसीलिए। ठीक है भाई, तो अगली वीडियो में आपसे भाई फिर मुलाकात होगी। जय हिंद भाइयों।